हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन। और इस क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में मैं और आप हम दोनों मिलकर डील करेंगे किसके साथ, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, द एग्जाम्पलर पोर्शन। एग्जाम्पलर पोर्शन में हमें क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस सिलेबस में हमें क्या क्या कवर करना है, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट सेशन में। तो उसी में से मैं आपके लिए लेकर आई हूं टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का स्टूडेंट्स हम करेंगे एक क्विक रिविजन सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और इसका आंसर जो है वो आएगा किससे कि रिप्रोड्यूस जानने के लिए पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, आइए उसे देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोसेस है बेटा ये एक, स्टूडेंट्स प्रोसेस है ये, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल, जहां न्यू इंडिविजुअल बनने वाला है ऑफ इट्स ओन काइंड, बिल्कुल उसी के जैसा, और किससे, बाय यूजिंग इट्स ओन बॉडी मटेरियल। आइए हम इसको समझते हैं, ये है क्या, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होने वाला है, जहां पर न्यू इंडिविजुअल्स बनने वाले हैं, और एक ऑर्गेनिज्म इन न्यू इंडिविजुअल को बनाने वाला है। और जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा तो वो न्यू इंडिविजुअल ऑब्वियसली उसी की स्पीशीज का होगा। उसी की स्पीशीज से हमारा क्या मतलब है, स्पीशीज से हमारा मतलब है डॉग विल गिव राइज टू पपी एंड कैट्स विल गिव राइज टू किटन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डॉग कैन गिव राइज टू किटन। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। नेक्स्ट थिंग इज बाय यूजिंग इट्स ओन बॉडी मटीरियल। बेटा ओन बॉडी मटीरियल का क्या मतलब है? ओन बॉडी मटीरियल मतलब 8th क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर सेल, और सेल में हमने पढ़ा था कैसा होता है सेल। आइए देखते हैं। सेल होता है भाई, ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है क्या, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। क्रोमैटिन मटेरियल होता है एक डिफ्यूज्ड नेटवर्क। डिफ्यूज्ड नेटवर्क को आप यूं समझ लीजिए जैसे एक ऊन का गोला। अगर मैं ऊन के गोले को खोल के पटक दूं तो बहुत सारा ऊन ऐसे क्या होगा, बहुत सारा वुल ऐसे थ्रेड जो है वो फैल जाएगी, और ये जो थ्रेड फैल रही है ये उलझी हुई कुछ डिफ्यूज नेटवर्क जैसी दिखेगी। बस ऐसा ही हमारा क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है। और क्रोमैटिन मटेरियल, ये जो डिफ्यूज नेटवर्क है, जब इसको डिवाइड करना होता है तो ये क्या करता है, ये जो डिफ्यूज नेटवर्क है ये सुलझ जाता है। अगर मैं ऊन के गोले को उठा के सुलझाने की कोशिश करूं तो वो कैसा दिखेगा, वो एक थ्रेड जैसा दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो अभी ऐसा कुछ पड़ा हुआ है डिफ्यूज तरीके से, वो कैसा दिखेगा, वो बाद में बन जाएगा एक क्रोमोसोम। वो बाद में बन जाएगा एक क्रोमोसोम जो कि दिखता है ऐसा। आइए हम इसे देखते हैं ब्रीफ में कि क्या होता है सेल के अंदर। ये है सेल मेम्ब्रेन, पढ़ के आए हैं हम, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर है न्यूक्लियस जिसे हम ऐसा बनाते थे। तो याद है हम ऐसा क्यों बनाते थे न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस होता है डार्कली स्टेन्ड, इसीलिए हम इसको बनाने के बाद इसमें शेड कर देते थे। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है एक ऐसा डिफ्यूज्ड नेटवर्क जो कहलाता है क्या, वो कहलाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। नेटवर्क बोला है, डिफ्यूज नेटवर्क होता है, ठीक। डिफ्यूज नेटवर्क बिल्कुल वैसा जैसा मैंने बताया, अगर ऊन के गोले को मैं खोल दूं और उसकी थ्रेड को बिखरा दूं तो कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, कैसा दिखेगा, ऐसे उलझा हुआ पड़ा हुआ सा दिखेगा। बिल्कुल वैसा क्रोमैटिन नेटवर्क दिखता है। इस क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या चेंजेस आते हैं, जब डिवीजन होना होता है, सेल डिवीजन टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, उस समय उस दौरान क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड होके बन जाता है क्रोमोसोम, जो कि दिखता है बिल्कुल ऐसा।
और इस क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स कैसे होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, हमने तो देखा ही नहीं था, तो कैसे समझेंगे। फिंगर्स दिख रही हैं, फिंगर्स देखो अपनी, फिंगर्स के ऊपर ये डिवीजन है ना। छोटे बच्चों को अपन गिनती सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्मॉल 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 डिविजन्स दिख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं क्या, जीन, जीन, ठीक है, GENE, जीन। और यही जीन है जो कि है हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट, जो क्या करेगी, जो कैरेक्टर्स ले जाएगी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। बेसिकली जो सेल डिवीजन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस दौरान ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन चल रहा है। अब मैडम इस जीन में ऐसा क्या था जिसने करा रेप्लिकेट या जिसने करा डिवीजन, जो इसने अपनी कॉपी बनाई एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो इसने ऐसा क्या किया था, इसने किया था, इसके पास था प्रोटीन, ठीक है, जीन के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन। और आज इस बात को दिमाग में बिठा लो, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बेसिकली जितनी भी चीज चल रही होती हैं, वो सब किससे होती हैं, वो होती हैं एकमात्र, हमारा जो शस्त्र है वो है प्रोटीन। हर काम प्रोटीन करने वाला है, और यहां पर भी हेरिडिटरी यूनिट्स पे प्रोटीन के पेयर होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हेरिडिटरी वाले चैप्टर में। इतना प्रोसेस समझ में आया, ये सारा प्रोसेस हो रहा है कहां पर, ये सारा प्रोसेस हो रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान। अच्छा भाई, हमने इतनी बात तो समझ ली, तो हमें डेफिनेशन और उसका मीनिंग समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम देखते हैं क्या, कौन सी चीजें हम देखते हैं कि भाई इस रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है। इस रिप्रोडक्शन की जरूरत दो चीजों से है, दो पॉइंट्स हैं जिस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम अपने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो वहां ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इट एड्स न्यू मेंबर इन पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन में, हमारी आबादी में जो नए मेंबर्स आ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से आ रहे हैं, रिप्रोड्यूस करने के बाद आ रहे हैं, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। अब मैडम एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज क्यों जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज इसीलिए जरूरी है कि अगर वन फाइन डे कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होना बंद कर दे तो क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। अब डिवाइड होना बंद हो गया, अब क्या होगा, तो डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो भैया वो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। जो अपनी डायनासोर्स थे, आज डायनासोर्स क्यों नहीं हैं, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आगे उनका भाई रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलती, वो स्पीशीज हो गई खत्म, वो स्पीशीज हो गई एक्सटिंक्ट। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर और डॉग्स नहीं बनेंगे तो भाई डॉग्स की स्पीशीज खत्म हो जाएगी, और कैट्स नहीं बनेंगी तो कैट्स की स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो भाई ये तो हमें नहीं करना है, और अगर हमें ये नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन, ताकि जो पॉपुलेशन में हमारी जो स्पीशीज है वो बनी रहे। दूसरी बात क्या जरूरी है, दैट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग फेवरेबल कैरेक्टर्स। भाई इसका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि ये फेवरेबल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। मैडम फेवरेबल कैरेक्टर से हमारा क्या मतलब है, फेवरेबल कैरेक्टर्स का मतलब है वो कैरेक्टर्स जो रहने के लिए, स्पीशीज के लिए जरूरी हैं। तो कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं स्पीशीज के रहने के लिए, ऑब्वियसली वो फैक्टर जो उसे सरवाइव करने में हेल्प करे, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहने के लिए मदद करे। और वो क्या हो सकता है, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, आपको समझ में आएगा। जो जिराफ होता है, हम सब जानते हैं जिराफ कैसा होता है, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जिराफ की जो नेक होती है वो होती है बहुत लंबी। पहले क्या होता था, जो जिराफ होते थे उनकी नेक इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। क्यों लंबी नेक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि भाई वो नॉर्मल हाइट के थे, और जब वो नॉर्मल हाइट के थे, सपोज करो ये एक ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में सारे ट्रीज की हाइट है इतनी,
ठीक है। अब इस हाइट तक तो भाई ये जिराफ जो है वो पहुंच जाता है। ऑल ऑफ अ सडन इस हाइट पे जितने भी प्लांट्स थे वो सारे जिराफ ने खा लिए, तो ये प्लांट्स हो गए खत्म। अब क्या करें भाई, खाना तो जरूरी है, खाने के बिना तो हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रह पाएगा, और अच्छा खाना तो बहुत जरूरी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ अ सडन एक जिराफ फैमिली में एक दिन ऐसा हुआ कि एक जिराफ ऐसा पैदा हुआ जिसकी नेक थी बहुत लंबी, और इस नेक लंबी होने का क्या हमको एडवांटेज मिला, इस नेक लंबी होने का एडवांटेज ये मिला कि जो इससे बड़ी हाइट पर थे ट्रीज उनको उस जिराफ ने खाया, उनको उस जिराफ ने खाया, तो भाई उसका भर गया पेट और फिर लगा बहुत अच्छा। तो अब सब जिराफ को समझ में आया, भैया ये नेक चाहिए हमको भी ये नेक चाहिए जिससे हम खाना खा सके और हम अडेप्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट में। तो भाई धीरे धीरे जब रिप्रोडक्शन और हुआ उस जिराफ के साथ, तो और जो नए जिराफ बनते गए वो सारे के सारे इसी हाइट के बने, सारे जिराफ इसी हाइट के बने, मतलब सबकी नेक जो थी वो लंबी थी, तो उनको खाना खाना इजी हो जाता था। बस ऐसे ही अच्छे कैरेक्टर जो हमें सरवाइव करने में मदद करें वो कहलाते हैं फेवरेबल कैरेक्टर, और रिप्रोडक्शन के थ्रू यही फेवरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब एक से दूसरे में जाते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और एक्ट करते हैं एज अ व्हीकल। एक गाड़ी है जो किस लिए मदद कर रही है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है, सेल पढ़ा था तो पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट था प्रिमिटिव पुराना सेल, फिर धीरे धीरे एडवांस हुआ, नया सेल आया। भाई जो इंटरनेट चलता है, पहले 2G चलता था, 3G चला, 4G चला, ऐसे आगे आगे एडवांसमेंट हो रहा है, तो ये इंटरनेट का एवोल्यूशन है कि उसमें और अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा भी एवोल्यूशन हुआ। पहले जो अर्ली मैन होता था, बहुत लंबे लंबे बाल होते थे, ऐसा झुका हुआ सा था, धीरे धीरे कैसा हुआ, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट मैन बना, और वो उसके कैरेक्टर्स उस अर्ली मैन से बहुत अलग हैं। बस यही है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को भी हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आगे डील करेंगे। इसके बाद आता है जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप्स का होता है, और वो दो टाइप्स क्या हैं, वो दो टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये टाइप्स क्यों बने, किस बेसिस पे बने, तो ये टाइप्स बने थे ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ गैमीट्स। तो भाई ये गैमीट्स क्या हैं, ये गैमीट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो पार्ट लेगा, जो भागीदारी लेगा किस में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि ये गैमीट्स ही हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो फ्यूज होते हैं आपस में, तभी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। और इस गैमीट्स को हम और क्या बोलते हैं, इस गैमीट्स को हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, जो मेल में अलग हैं और फीमेल में अलग हैं। मेल में ये कहलाता है क्या, स्पर्म, और फीमेल में कहलाता है क्या, ओवम। स्पर्म और ओवम, तो ये हैं सेक्स सेल्स। गैमीट और कुछ नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, वो एक सेल है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेगा, आगे बढ़ के लीडर वही है, वही सारा काम करने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, छोटे बच्चे है ना, या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल। तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है बाय सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट कर रहा है, दो लोगों की कोई जरूरत नहीं है इसे, बड़ा ही इंडिपेंडेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब देखो फिर यहां से गैमीट आ गया, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मतलब इसमें कोई सेक्स सेल्स नहीं बन रहे, एक सेल है और वही सारा काम कर रही है, मतलब इसके पास है वन मैन आर्मी, एक सेल सारा काम करेगी, नो सेक्स सेल्स, नो गैमीट्स, और इसी को हम बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व, मतलब कि नो गैमीट्स इन्वॉल्व, याद रखिएगा, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट काम कर रहा है, ये भी हमने देखा। उसके बाद ये है माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है उसको फिर से समझेंगे। माइटोटिक सेल डिवीजन
जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जो है माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर भाई कुछ इक्वल हो रहा है तभी हमने इसे बोला है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कोई ऐसा डिवीजन जहां पर कोई चीज इक्वल होने वाली है, और वो क्या चीज है जो इक्वल होने वाली है? वो है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अभी मैंने बताया क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल में क्रोमोसोम। तो भाई ये क्रोमोसोम है ऐसा, ठीक है, ये क्रोमोसोम हमने अभी देखा, क्रोमोसोम है ऐसा दिख रहा है। अब ये जब डिवाइड करेगा तो इसमें क्या होगा? जब ये डिवाइड करेगा तो ये करेगा रेप्लिकेट, मतलब ये बनाएगा रेप्लिका। रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी सबने कराई है, जेरोक्स सब समझते हैं। जब हम फोटोकॉपी कराते हैं तो हमको एग्जैक्ट कॉपी मिलती है, ऐसा ही रेप्लिका बन रहा है, ऐसा ही फोटोकॉपी यहां हो रहा है। और ये रेप्लिका बनाकर एक और क्रोमोसोम बना लेगा, एक और क्रोमोसोम बना लेगा, और वो क्रोमोसोम एक सेल को दे देगा। अमीबा में ऐसा ही होता है। तो इसने अपना रेप्लिका बनाया, एक सेल उस रेप्लिका में ये डाल दिया, एक में ये डाल दिया, एक सेल में ये क्रोमोसोम, एक सेल में ये क्रोमोसोम, आगे जाके ये वापस से घुल जाएंगे, वापस से नेटवर्क बना लेंगे, डिफ्यूज नेटवर्क, क्रोमैटिन। अगेन एक सेल से दो सेल्स बन गई। यही प्रोसेस है माइटोटिक डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन इक्वल होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ऑफस्प्रिंग मतलब जो रिप्रोड्यूस होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बना, और आइडेंटिकल का क्या मतलब है? आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। तो सेम आइडेंटिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलग करता है एसेक्सुअल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि इसमें सेम आइडेंटिकल्स बनने वाले हैं, सेम ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं। दैट्स इट, इतना हुआ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं किस पे? टाइप्स पे। अलग अलग टाइप्स हैं, और वो टाइप्स क्या हैं? फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ब्ला 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 ब्ला। क्या मैडम ये सब क्या है? हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है। और ये क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आओ डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो पहला है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक। तो नाम खुद अपना चीख चीख के इंट्रोडक्शन दे रहा है, भैया मैं ये हूं, दीदी मैं ये हूं, मैडम मैं ये हूं, मैं क्या हूं? मैं हूं फिजन। और मैं हूं दो टाइप का, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाय मतलब होता है टू, और मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारे। तो बाइनरी फिजन में बन रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल फिजन में बनने वाले हैं मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन वही था जो मैंने अभी समझाया था, एक सेल से दो सेल बनना, जो होता है किसमें? अमीबा में। अमीबा कौन है, कहां पाया जाता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कई जगह पाया जाता है, वाटर बॉडीज में पाया जाता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी अमीबा पाया जाता है। अभी बहुत इंटरेस्ट आया होगा, हमारी बॉडी में अमीबा कहां? हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अनट्रीटेड, अनक्लीन या डर्टी वाटर जिसे कहते हैं, अगर हम वो कंज्यूम कर ले, वो पी लें। हम शादी में गए थे, हम रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने, तो हमने क्या किया? जो पानी है भैया भाई दे दे, बहुत मिर्ची लग रही है, अभी मुझे पानी पीना है, पानी पी लिया, सोचा ही नहीं भैया ये साफ है या नहीं है, और उस पानी में था अमीबा। वो चला गया बॉडी के अंदर, बॉडी में जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में डिवाइड करने लगेगा और हमें हो जाएगा अमीबियासिस। अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, जिसकी वजह से हमें डायरिया और लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये भाई अमीबा तो याद ही रहेगा। दूसरी बात, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसमें देखा जाता है? मल्टीपल फिजन देखा जाता है प्लाज्मोडियम में। और ये कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये वही सेल जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसमें ये है न्यूक्लियस, आसपास साइटोप्लाज्म। जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा? ये सेल था, ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस ने छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए। और जैसे ही एक बड़ा न्यूक्लियस अपने छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, तो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उन सब न्यूक्लियाई के अराउंड
अरेंज हो जाता है और अरेंज हो करके नए सेल्स बना लेता है। धीरे धीरे उसमें सेल वॉल बन जाएगी और फिर ये वाली जो सेल वॉल है प्लाज्मोडियम के मदर सेल की, वो होगी रप्चर, यानी कि वो टूटेगी और उसमें से ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे और ये कहलाएंगे फिर प्लाज्मोडियम के डॉटर न्यूक्लियाई। मैडम हम हमेशा मदर सेल डॉटर सेल क्यों बोलते हैं और फादर सेल और सन सेल क्यों नहीं बोलते? भाई इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जन्म देने वाली होती है मदर यानी कि माँ, इसीलिए हम डॉटर सेल बोलते हैं और मदर सेल बोलते हैं, फीमेल को रेफर करते हैं सिर्फ इसी रीजन से और कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है। मलेरिया जिसकी वजह से होता है वो है प्लाज्मोडियम। और ये हमारी बॉडी में कैसे आता है? तो जो मस्किटो हमें काटता है, जो मच्छर हमें काट रहा है, वो है कौन? वो है फीमेल मस्किटो। मेल नहीं काटता, खून हमेशा फीमेल पीती है मस्किटो, फीमेल मस्किटो, याद रखना फीमेल मस्किटो खून पीती है और वो कौन है? एनोफिलिस मस्किटो। और वही लेकर आती है प्लाज्मोडियम को। जब हमें बाइट करती है तो अपना प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है, वहां से ब्लड सक करती है, चली जाती है। अगर वो ब्लड सक कर रही है और आपने उसे मार दिया, अरे यार मुझे मच्छर काट रहा है, तो वो जो ब्लड उसने अपना जो सेक्रीशन डाला है यानी जो प्लाज्मोडियम डाला है वो वहीं रह जाएगा, इसलिए अच्छा है उसको काटने दो। जब वो तुम्हारा ब्लड लेके जाएगी तो वो प्लाज्मोडियम भी ले जाएगी और यही प्रोसेस है प्लाज्मोडियम और मलेरिया का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे? नेक्स्ट स्लाइड जो बताती है क्या? बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग में एक पेरेंट जो है, पेरेंट सेल यानी वापस से मदर सेल जो है वो बड डेवलप करती है एज आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। क्या कर रही है? मतलब बेसिकली सारा खेल किसका है? हमारे इस बड का है। बड यानी क्या होता है? अगर मैं हाइड्रा की बात करूं, ठीक, हाइड्रा की अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रा आपको ऊपर भी दिख रहा है। अब इसमें बड समझो क्या है। कभी कभी हाइड्रा में जब डिवीजन होता है तो कैसे होता है? वहां पर एक प्रोट्रूबरेंस यानी एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है और उस उभरे हुए हिस्से में क्या है? वहां पे है कलेक्शन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। वहां पर है ऐसे सेल्स जो डिवाइड करने वाले हैं और बस उसी को हम बोलते हैं बड। और कई बार कई जगह बड को यंग फ्लावर भी कहा जाता है, यानी कि यंग फ्लावर यानी क्या? छोटा फ्लावर जो आगे जाके मैच्योर होने वाला है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये बड क्या करेगी? धीरे धीरे, पहले छोटी सी प्रोट्रूबरेंस रहती है, ठीक है, देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रही है। पहले छोटी सी प्रोट्रूबरेंस है, धीरे धीरे बड़ी होगी और बड़ी जैसे ही हो जाएगी, छोटी सी थी अब वो बड़ी हो गई, बड़ी हुई तो हवा, पानी, कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड आई, उसको धक्का मार के गई, वो प्लांट से हो गई डिटैच और एक न्यू इंडिविजुअल में हो गई ग्रो। दैट्स ऑल अबाउट बडिंग। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। पहले छोटे छोटे टाइनी इंडिविजुअल रहते हैं, उसके बाद होते हैं फुल्ली मैच्योर और मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट्स से हो जाते हैं डिटैच, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, पर ये है बड। ये डिटैच नहीं होगी तो ग्रो नहीं हो पाएगी। डिटैच होने के बाद पेरेंट बॉडी से ये न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में बन जाती है और ये सब देखा जाता है किस में? हाइड्रा में। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है और ये हाइड्रा जो है ये किसके थ्रू डिवाइड कर रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर क्या है और फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन यानी बनना और स्पोर को हम देखते हैं। स्पोर एक यूनिसेल्युलर बॉडी है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल की बनी हुई बॉडी जो सेल डिवीजन से बनी है पेरेंट ऑर्गेनिज्म में। पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल डिवीजन चलता रहा और उस सेल डिवीजन ने बना लिए स्पोर्स। और स्पोर्स जो है यूनिसेल्युलर बॉडी होती है। इस पे जाने से पहले मेरी बात सुनो, स्पोर्स जो है लाइट बॉडी होती है यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ। लाइट बॉडी का क्या मतलब है? एक हल्की फुल्की बॉडी जो उड़ के इधर उधर जा सकती है,
when the spore case, और ये होती किस में है, यही बात बता रहे हैं, ये होती है एक केस के अंदर। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, भाई हम अपना ऐनक, अपना चश्मा, अपने स्पेक्टिकल्स कहां पर रखते हैं, एक डिब्बे में रखते हैं ना, वो बॉक्स होता है, केस होता है हमारे स्पेक्स का। ऐसा ही स्पोर्स जो है वो बड़ी लाइट बॉडी है, हल्की फुल्की, कहीं भी जाके उड़ सकती है, घूम सकती है, तो भाई उसको भी बंद करके रखना पड़ता है पहले। अभी तुम इसके अंदर रहो तभी सेफ रहोगे। और वो जो केस है वो कहलाता है स्पोरेंजियम विच बर्स्ट, और फिर वो फाइनली जब बर्स्ट होता है, जब बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, बर्स्ट होने के बाद इट स्प्रेड्स इनटू द एयर, एयर में वो उड़ने लगता है। और एयर में उड़ क्यों रहा है, ये हुआ क्यों, तो ये हुआ इसीलिए कि ये है एयरबोर्न स्पोर, मतलब हवा में उड़ने वाला स्पोर, विच लैंड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो कहां जाकर गिरेगा, एक लैंड पर जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो, या सॉइल पर जहां फेवरेबल कंडीशन हो, या फिर किसी खाने की चीज को आपने खुला रख दिया, मम्मी मैं आ रहा हूं अभी आके खाऊंगा, मम्मी मैं आ रही हूं थोड़ी देर से खाऊंगी, वो खाना वहां खुला रह गया, उस पे भी ये स्पोर्स गिर सकते हैं, ठीक है। और उन फेवरेबल कंडीशन में जैसे डैम्प या वार्म कंडीशंस, यानी गीली वार्म कंडीशंस में, गीली और वार्म जहां टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, वहां पर ये जर्मिनेट करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी भैया न्यू इंडिविजुअल, वहां पर ये जर्मिनेट कर जाती है। मुझे यहां बैठ के बहुत अच्छा कोजी लग रहा है, तो यहां मैं जर्मिनेट हो सकती हूं, तो वहां जाकर वो हो गई जर्मिनेट। और ये देखा जाता है फंगस में। फंगस कई जगह हमने देखी होगी, बारिश के सीजन में भी कई जगह वुडन चीजों पर फंगस लग जाती है, ये वही फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इतनी कहानी हमारी है स्पोर फॉर्मेशन की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें नाम ने बता दिया भैया मैं फ्रेगमेंट हूं और मैं फ्रेगमेंट हो करके डिवाइड करूंगा, तो फ्रेगमेंट जो है वो एक्सीडेंटल प्रोसेस है। ये बात बहुत जरूरी है, एक्सीडेंटल प्रोसेस है, यानी कि ये अचानक से हुआ है, इसमें खुद से कुछ नहीं हुआ। बड फॉर्म हुई थी तो खुद से फॉर्म हुई थी, स्पोर फॉर्म हुआ था तो खुद से फॉर्म हुआ था, फ्रैगमेंट हुआ है एक्सीडेंटली, एंड इट ब्रोकन पीसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रोज इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। जब एक्सीडेंट की वजह से एक टूटा हुआ ऑर्गेनिज्म एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। और ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है स्पायरोगेरा में। स्पायरोगेरा क्या है, फ्रेश वाटर में, अगर आप कभी फ्रेश वाटर बॉडी में जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको, जब आप वहां चलोगे फ्रेश वाटर में जहां वॉकिंग एरिया होगा, तो वहां पर फ्रेश वाटर में कुछ ऐसे जाली जाली जैसा ग्रीन कलर का एक मटेरियल आपको दिखता है, वो और कुछ नहीं है। कई लोग उसको एल्गे से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक ऐसे पतला जाली जैसा एक जैसे नेट का दुपट्टा होता है ना, ऐसे जाली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है फ्रेश वाटर में, और उसको हम बोलते हैं स्पायरोगेरा। और उसमें होता क्या है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगेरा। अब ये कहीं से भी एक्सीडेंटली डिवाइड कर सकता है, हो सकता है ऐसे डिवाइड कर गया, हो सकता है ऐसे डिवाइड कर गया। इस डायग्राम में ये बीच में से डिवाइड करता है और फिर दो न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, एक ये इंडिविजुअल एक ये इंडिविजुअल। अब अच्छा, एक चीज तुम यहां पर अगर ध्यान दो तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर दिमाग लगाओ तो यहां पर पेरेंट तो गायब हो जाता है, हमेशा पेरेंट गायब हो जाता है। पेरेंट जो है वो भाई न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है और खुद गायब हो जाता है, और यही डिसएडवांटेज भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम आगे देखेंगे। इतनी बात के बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, रीजनरेशन, यानी दोबारा उगना, है ना, दोबारा बनना इज रीजनरेशन। अगर किसी इंडिविजुअल में किसी वजह से समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, किसी वजह से वो टूट जाए और कई सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं दैट मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये जो अलग अलग पीस हुए हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे। और ये देखा जाता है सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, अगेन
अब इसके एग्जाम्पल्स, ये जो मैं जितने भी तुम्हारे लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं, ये तुम्हारे लिए याद रखना बहुत जरूरी रहेगा। और मैंने इसे ऐसे ही कोरिलेट करके बताया है कि प्लेनेरिया भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, हाइड्रा भी फ्रेश वाटर में पाया जा रहा था, और हमने अभी क्या देखा था इससे पहले, स्पायर वगैरह, वो भी फ्रेश वाटर में पाया जा रहा था। याद रहेगा, फ्रेश वाटर में जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसके पास आपको एक ऑर्गेनिज्म ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। इट इज नॉट एक्चुअली लाइक it is not earthworm obviously, but it looks somewhat like earthworm. ये platyhelminthes मतलब कि फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अगेन फ्रेश वाटर एरियाज में पाए जाते हैं। इसका यहाँ ये बहुत अच्छा GIF है जो क्या बता रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म था, दो में टूटा और दोनों न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो गए। That's all about the रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद हम आगे जब जाते हैं तो पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे अकेला 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इट कंटेन्स दी 3 मार्क क्वेश्चन। और क्या पूछा जाता है 3 मार्क्स का क्यों है? क्योंकि ये 2 टाइप का है। आगे देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एबिलिटी है प्लांट की टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्लांट में रिप्रोडक्शन आगे भी पढ़ने वाले हैं। यहां पर ये एबिलिटी जो है रिप्रोड्यूस करने की वो कैसी है? बाय ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव मतलब वो हिस्सा जो आगे पार्ट लेगा डिवीजन में, और प्रोपगेशन का मतलब होता है नई चीज बनना। अब यहां पे क्या हुआ, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की मदद से नया ऑर्गेनिज्म बन गया विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। डू नॉट कंफ्यूज, डोंट एवर कंफ्यूज दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कहां देखा जाता है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो खुद से हो रहा है, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल मेथड मतलब मैन मेड मेथड जो आपने और हमने बनाया है। अभी आप में से जितने बच्चे ये देख रहे हैं, आउट ऑफ यू मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बिकम द बायोलॉजिस्ट, द बॉटनिस्ट। IIT अगर हो तो अलग बात है, JEE कर रहे हो अलग बात है। जिस दिन वहां साइंटिस्ट बन के किसी लैब में जाओगे तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़ोगे, सोचोगे कि ये जो सब नेचुरली हो रहा है इसे मैं खुद ही कर लूं। वहां वो आर्टिफिशियल अप्रोच जो आएगी वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो देखी जाती है मैंगो में और रोज में। किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब क्या होता है कि प्लांट जो है उसकी लीव्स में या उसकी स्टेम में कहीं कहीं डिवाइडिंग सेल के पार्ट्स होते हैं, और जहां वो डिवाइडिंग सेल के पार्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं बस वहीं से डिवीजन चालू हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस चालू। भाई पोटैटो सबने खाया है ना? तो पोटैटो इसको सब जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सबका फेवरेट है, बच्चों का तो स्पेशली स्टूडेंट्स का फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। अब इसमें ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है ना, पोटैटो स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, कई जगह देखा होगा ऐसे एक आई प्रोड्यूस हो जाती है और उस आई से फिर न्यू इंडिविजुअल बन जाए, इतना उसमें कैपेबिलिटी होती है। दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत क्या पड़ी? भाई हम और आप हर चीज बहुत जल्दी में करना चाहते हैं, ये काम करना है जल्दी से कर दो, वो काम करना है जल्दी से कर दो। भाई इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी जरूरी भी होती है। अब वो जल्दी हमने यहां दिखाई और यहां पर हमने क्या किया? वी हैव यूज्ड दिस मेथड टू ग्रो मेनी प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। वी आर यूजिंग दिस मेथड टू ग्रो मेनी प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हम कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स बनाने के लिए ये मेथड यूज करने वाले हैं। स्टेम कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये हमारे प्रेफर्ड मेथड है। इनको हम देखेंगे आगे कैसे कर रहे हैं हम ये प्रोसेस। पहले हम अगर कटिंग को पढ़ने जाते हैं तो कटिंग में क्या होता है? एक पार्ट जो है स्टेम का उसको कट किया जाता है, एंड कट को ग्रो किया जाता है न्यू प्लांट में एक मॉइस्ट सॉइल में डालने के बाद। कट किया बीच में से, मॉइस्ट सॉइल में डाल दिया, वो न्यू प्लांट पे ग्रो हो गया। That is happening in mango, guava, लीची, लेमन एंड रोज। सब अच्छी जगह यही होने वाला है। ठीक है, अभी मेरे को लीची से लीची जूस याद आ गया, अरे बहुत बढ़िया। वो सब कटिंग का प्रोसेस चल रहा है वहां पे, है ना?
लेयरिंग की बात करें तो लेयर से समझ में आता है कुछ लेयर 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 लगने वाली है, वो चीज और मेयोनीज वाली लेयर नहीं है यहाँ पे। स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन, स्टेम जो होती है, अब ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट को मुझे कराना है ग्रो, तो मैं इसकी स्टेम को बेंड डाउन करूंगी, ये यहां से भी सॉइल में है, यहां से भी सॉइल में है, अब यहां से ये न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो होगा, ठीक है, न्यू प्लांट में ग्रो होगा। द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप्स रूट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये देखा जाता है लेमन में, रोज में और जास्मिन में। थर्ड पार्ट जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये एक स्टेम है जिसका फ्लावर जो है सपोजिंगली वो रेड कलर का है, और एक मैंने ले लिया जिसका फ्लावर है कौन सा, व्हाइट कलर का। अब मैंने इन दोनों की स्टेम को कट किया, आपस में जोड़ दिया, ये एक स्टेम ये एक स्टेम, बिल्कुल एंड टू एंड जोड़ दिया और उसको हमने बांध करके रख दिया। अब ये भी एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा विथ सर्टेन फेवरेबल कैरेक्टर्स। हो सकता है ये मुझे कोई और अच्छे कलर का फ्लावर दे दे, दो की कॉम्बिनेशन से, दैट इज ग्राफ्टिंग। स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एंड द लास्ट वन फॉर दिस इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, एक स्लैंटिंग कट, टेढ़े में एक कट लगाया जाता है और बना दी जाती, किस में लगा रहे हैं अपन कट, अच्छा स्टेम में लगा रहे हैं, और उसको सेपरेट कर दिया जाता है टूथपिक से। कट लगाने के बाद टूथपिक से सेपरेट किया, फिर हमने उसको टाई कर दिया, काय से, वैक्स से या फिर हमने प्लास्टिक से उसको बांध दिया, और बांधने के बाद उसे ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। और जब वो ग्रो हो जाएगा तो हम उस कट पोर्शन को जो न्यू प्लांट में ग्रो हो गया है उसे अलग कर देंगे और नए सिरे से वो ग्रो होने लगेगा। दैट इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। विथ दिस वी आर डन विद द asexual reproduction and its types। अब हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर एडवांटेजेस यानी उसकी हम अच्छाइयां देखने को चलें तो हमें क्या क्या दिखता है, ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट है ऑफ रिप्रोडक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब वो खुद रिप्रोडक्शन कर सकता है। इट इज नॉट रिक्वायरिंग अदर पार्टनर और अदर ऑर्गेनिज्म, वो खुद अकेला एक सेल खुद रिप्रोड्यूस करके डिवाइड कर सकता है, एक अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम, कम समय में ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तीसरी बात, एग्जैक्ट क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोन मतलब होता है, सपोज करो कि भाई ये इट इज अ पर्सन हु इज सपोजिंगली सोहम। अब ये जो सोहम भैया हैं, हमको अगर एक और सोहम भैया बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एक सेल लेना पड़ेगा और उस सेल को हम कराएंगे आर्टिफिशियली ग्रो, क्लोनिंग कराएंगे तो वो भी एक न्यू इंडिविजुअल बना सकता है। तो मैडम फिर हम ऐसा ही क्यों नहीं कर रहे, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एफर्ट एक सेल को ग्रो कराने में। पहला जो क्लोनिंग हुआ था दुनिया में वो था एक शीप के ऊपर और उस शीप का नाम था डॉली, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट एक शीप पे किया गया था और वो थी डॉली। और ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डिजायरेबल कैरेक्टर्स इजीली इनकॉर्पोरेटेड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अभी मैंने बताया अगर हमको रोज कोई भाई अपने पसंद के कलर का चाहिए तो हम वो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वाले प्रोसेस से बना सकते हैं। तो हमें जो कैरेक्टर चाहिए हम वो यहां ला सकते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब कमियां क्या होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेग्लिजिबल चांस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन यानी क्या, विभिन्नता। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। तो भाई वेरिएशन क्यों नहीं हो रहा, एक ऑर्गेनिज्म था उसने अपने ही जो रेप्लिकेशन से बना दिए दो न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे, अपन ने पढ़ा आइडेंटिकल, क्लोन, बिल्कुल वैसे के वैसे बन गए। अब जब बिल्कुल वैसे के वैसे बन रहे हैं तो भैया वेरिएशन कहां से लाएं, वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज पेरेंट जनरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट। ये मैंने पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं स्पायरोगेरा पढ़ा रही थी कि भाई ये जो आज स्पायरोगेरा ये कट हुआ, ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, तो भाई मेरा क्या, मैं कहां जाऊं, पेरेंट है ही नहीं, पेरेंट है ही नहीं, एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये, तो यहां पेरेंट जनरेशन जो है वो खत्म हो जाती है, यानी इनके पूर्वज नहीं रह जाते। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट गिव राइज टू बायोडाइवर्सिटी व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी इकोसिस्टम।
बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो विभिन्नता है ये आ ही नहीं पाएगी अगर सब एक जैसे लोग हो जाएंगे, और फिर क्या नहीं हो पाएगा, हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो नहीं बन पाएगा। दिस इज द अनदर और द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात खत्म हुई किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और अब हम आते हैं उसके दूसरे हिस्से पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें होते हैं 2 कंपोनेंट, यानी कि एक मेल कंपोनेंट और एक फीमेल कंपोनेंट। गैमीट पढ़ते आ रहे हैं, गैमीट पढ़ते आ रहे हैं। गैमीट है मेल में भी और फीमेल में भी, मैंने बताया था स्पर्म और ओवम, ये वही 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और दे आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, और वो बिल्कुल अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। अपने जैसा मतलब ह्यूमन बनाएगा, है ना, काऊ को बनाए, ऐसा। सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, यानी गैमीट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 लोग 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। 2 कंपोनेंट अलग अलग कहां से आएंगे, अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे भाई। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, और जो ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। 2 भाई बहनों में बहुत अंतर होता है। 2 इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना उनमें भी बहुत अंतर होता है, बहुत बार। और ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया है इसको हम समझेंगे। सो द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम देखेंगे किस में, पहले हम देखेंगे फ्लावर में। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, फूल जैसे आप हैं, मतलब फूल जैसे बच्चे, और हम उसी में देखने वाले हैं कि फ्लावर्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैलिक्स, फिर होता है कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके लिए मेरे पास आपके लिए है बहुत अच्छी इमेज जो बता रही है जो फ्लावर का नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर ये फ्लावर है तो इसकी जो स्टेम वाली हिस्सा होता है ये कहलाता है क्या, कैलिक्स। और जो पेटल्स होती हैं, व्हर्ल ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स मिलकर के बनाती हैं क्या, कोरोला। और एंड्रोशियम जो है हमने देखा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके पास है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आफ्टर दैट आई हैव वन मोर इमेज फॉर यू विच इज दिस। अभी हमने वहां अलग अलग करके स्प्लिट करके देखा था, या हमको सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं क्या। ये है भाई कैलिक्स, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, पिंक ये जो पेटल्स हैं ये है कोरोला, और फिर इसमें ये बीच में तुमको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, दैट इज गाइनोश। उसके बाद दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पर लिखा है ये फिलामेंट और एंथर, और वो है क्या, एंड्रोशियम। इतनी बात अपनी खत्म हुई किसको लेके, फ्लावर के पार्ट्स को लेकर। और फिर हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है पॉलिनेशन, और सेकंड प्रोसेस जो है वो है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ना है अपन को क्या है। तो पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा एक बात, पॉलिनेशन प्रोसेस है तो ऑब्वियसली दोनों में एक ही काम होने वाला है, और वो काम क्या है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। कौन से फ्लावर में, हो सकता है एक ही फ्लावर में जहां मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उसी में पोलन अपने ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास चला गया, दैट इज हैपनिंग इन सेल्फ पॉलिनेशन। और यही प्रोसेस अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो जाए, यानी एक प्लांट का फ्लावर जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पोलन है, वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के पास चले जाएं, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन में होना क्या है, पोलन ग्रेन्स जाना है किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास, लेकिन एक कहां जाएगा, एक जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मैंने बताया सेम फ्लावर, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वही प्रोसेस
कहां से कहां होगा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और इनके दो और अलग अलग नाम हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी कहा जाता है। ऑटो मतलब अपने आप, है ना, और गेमी मतलब होता है मैरिज। तो जब फ्यूजन हो रहा है एक ही फ्लावर में अपने आप, तो वो है ऑटोगेमी। और अलग अलग, एलो का मतलब होता है डिफरेंट। जब डिफरेंट प्लांट में ये जो फ्यूजन हुआ वो कहलाएगा एलोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, एलोगेमी, इतनी बात हमें यहां इस इमेज में दिख रही है। सेल्फ पॉलिनेशन देखो, अभी मैंने बताया था एक ही फ्लावर में हो गया भाई ट्रांसफर। क्रॉस पॉलिनेशन में एक ये प्लांट अलग था, एक ये प्लांट अलग था, ये ए प्लांट का फ्लावर, वो बी प्लांट का फ्लावर। अब इसमें जब ट्रांसफर हुआ पोलन का स्टिग्मा पे, तो वो कहलाया क्रॉस पॉलिनेशन। That's it for pollination. And then we have process of fertilization. ये समझाने से पहले समझो कि fertilization जो है वो क्या होता है। fertilization जो है वो क्या होता है। fertilization बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है। क्या है? फ्यूजन मतलब कि जुड़ना, फिजन टूटना, फ्यूजन जुड़ना। फ्यूजन किसका? गैमीट्स का। और गैमीट्स कौन है? गैमीट्स हैं सेक्स सेल्स, यानी कि मेल गैमीट अलग, फीमेल गैमीट अलग। और ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है दो टाइप का। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अभी ये तो समझ में आ गया होगा, जब मैंने बोला इंटरनल तो दूसरा ऑपोजिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब वो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। और फर्टिलाइजेशन यानी क्या? फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन, यानी कि एडिशन, है ना। फ्यूजन यानी कि एडिशन। और किसका एडिशन होगा? कौन फ्यूज होगा, कौन जुड़ेगा? तो जुड़ेंगे गैमीट्स, और गैमीट्स हैं कौन? सेक्स सेल्स। मेल्स में स्पर्म, फीमेल में ओवम। ये है फर्टिलाइजेशन। इससे ज्यादा और फर्टिलाइजेशन में हमें कुछ पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी एडिशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि सेक्स सेल्स। और ये होता है दो टाइप का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर। यानी जो फीमेल ह्यूमन बीइंग्स में जो फीमेल है उसके यूटरस में प्रेगनेंसी के बाद डेवलपमेंट होता है फीटस का इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल बॉडी के अंदर हो गया डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म का, तो वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? जो बॉडी के बाहर एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो फिशेस हैं, फ्रॉग हैं, वो क्या करने वाले हैं? वो देने वाले हैं एग, उसके पास आके डिपॉजिट होंगे स्पर्म, और वहां पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बॉडी से बाहर, तो वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, टाइप्स एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस। ये समझ गए, मतलब मूल मंत्र चैप्टर का समझ गए। ओके फाइन। सो मूविंग ऑन टू प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। यहां पर क्या होता है? पोलन ट्यूब बनता है और एंटर हो जाता है एम्ब्रियो सैक में थ्रू माइक्रोपाइल। समझो, पोलन ट्यूब बना, क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया, है ना। पोलन ग्रेन कहीं हवा में उड़ता घूमता फिरता आ गया और बैठ गया भैया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा स्टिकी होता है तो पोलन ग्रेन चिपक जाता है।
अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, चिपक गया, तो उसको एक रास्ता, एक पाथवे, एक टनल बनाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा ओवरी के अंदर, तभी तो पोलन को मिलेगा ओवम और होगा फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, पोलन ने बनाया एक लॉन्ग पोलन ट्यूब। अब एग्जाम्पलर जब अपन क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्वेश्चन बन सकता है कि पोलन ट्यूब जो होता है वो कितना लंबा होता है, कितना बड़ा पोलन ट्यूब होता है, तो कितना होता है भाई, दिमाग लगाओ, जितना डिस्टेंस होगा पोलन ग्रेन यानी स्टिग्मा जहां पर है वहां से जितना डिस्टेंस ओवरी तक का होगा, जितनी लंबी ओवरी जहां तक गई है उतना बड़ा होगा अपना क्या, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहां सॉल्व कर लिया अपन ने। अब क्या हुआ, ये स्टिग्मा जो है इससे नीचे गया, एक ट्यूब बनाकर पोलन, और इस ट्यूब में धीरे धीरे उतरने लगेगा। ऐसे ये येलो कलर का दिख रहा है, ये पोलन ट्यूब है। और ओवरी के अंदर कहां से जाएगा, तो जो ओवरी होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, और उसमें यहां पर ये बीच में देखो मैंने खाली छोड़ दिया, ये ओपन पोर होती है। ओपन पोर यानी कि खुली जगह होती है, और यहीं से जब पोलन ट्यूब आता है तो वो यहीं से अंदर जाता है, और यहां पर है ओवम, और यहां पर जाकर वो फर्टिलाइज कर जाता है। बस ये है प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं गैमीट्स जो हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम पोलन ट्यूब एंड एंटर इन एम्ब्रियो सैक। अब देखो पोलन ट्यूब यहां आ गया, पोलन ट्यूब से गैमीट रिलीज हो गए, एम्ब्रियो सैक के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, गैमीट फ्यूजेस, एक गैमीट जो है, एक मेल गैमीट, एक मेल सेल, किसका, प्लांट का जो पोलन से आया है, या वो फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन अभी पढ़ा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एंड द अदर फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये है ना ओवम, इसके अलावा भी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, तो वो उनके साथ फ्यूज हो जाएंगे बाकी के पोलन ग्रेन। तो जब दो न्यूक्लियाई, ध्यान से सुनना, दो न्यूक्लियाई के साथ एक और मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा, तो ये दो हैं वो एक है, मिलके हो गए तीन, कहलाता है क्या, ट्रिपल फ्यूजन, कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, तीन सेल्स का फ्यूजन। अब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब भी हम पढ़ के आए हैं, फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पहला सेल जो बनता है वो कहलाता है जाइगोट, विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो आगे जाके किस में बन जाता है, एम्ब्रियो में बन जाता है। अब इस जाइगोट को समझो, ठीक है, जाइगोट मैं तुम्हें समझाती हूं डिटेल में कि जाइगोट क्या होता है। क्या हुआ, ये एक मेल सेल था, ठीक है, ये एक फीमेल सेल था, दोनों मिल गए, और जब ये दोनों मिलेंगे तो मिल करके बनाएंगे एक सेल जिसमें है अब दो सेल। एक तो ये सेल, इसमें ये भी आ गया, ये भी इसके साथ जुड़ गया, तो दो सेल का फ्यूजन हो गया। तो ये प्रोसेस तो हो गई फर्टिलाइजेशन। वैसे बहुत अच्छी इमेज दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अपन ने कोई स्माइल करता हुआ इमोजी बनाया हुआ है ना, लग रहा है ना, कर लेती हूं मैं ये भी कभी कभी। अब क्या हुआ कि इसका हुआ फ्यूजन, और जब ये फ्यूजन हुआ तो ये दो सेल का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो टू सेल का स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है जाइगोट, वो है जाइगोट। अभी क्लियर हुआ, अभी टर्म सारे क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ओके। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है अब यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसे बनेगा, वापस से चलो देखते हैं। ये बन गया था जाइगोट। अब क्या होगा, ये जो टू सेल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे सेल्स बनने लगेंगे डिवीजन हो होके। देखो ये अलग 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 सेल बन गए। अब ये जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं और धीरे धीरे सेल्स, वो पढ़ा है ना अपन ने, सेल टुगेदर फॉर्म व्हाट, टुगेदर फॉर्म व्हाट, group of cell forms tissue, group of cells form tissue and group of tissue forms organ, and organ का ग्रुप मिल करके बनाता है organ system, है ना, organ system बनाता है, और इससे हम बनते हैं यानी कि organism, ठीक है। बस ये जब डिवीजन स्टार्ट हुआ सेल से, अब ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम्स जब बन जाते हैं ना तो फिर एक बन जाता है ऑर्गेनिज्म। इतनी कहानी भैया वहां तो हो नहीं रही, इतने स्मार्ट प्लांट है नहीं, तो वहां क्या होगा, बस ये 2 सेल स्ट्रक्चर बना जाइगोट, फिर उससे डिवाइड होता गया, क्योंकि उसको क्या बनाना है, मेल पार्ट बनाना है, फीमेल पार्ट बनाना है, कैलेक्स बनाना है, कोरोला बनाना है। अभी अपन ने पढ़ा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, पोलन ग्रेन, ये सारी चीजें बनानी है। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए जाइगोट से वो बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बनेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, अब क्या होगा, अब जो ओव्यूल है ना, जो ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड, और ओव्यूल के बाहर की जो कवरिंग है वो क्या बन जाएगी, बाहर की कवरिंग बन जाएगी सीड कोट। और क्या होगा, ओवरी एनलार्जेस, जो ओवरी थी ना, अपन ने देखा था ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर, यहां से पोलन ट्यूब आया था, है ना, और फिर यहां से यहाँ पे माइक्रोपोर था, माइक्रोपाइल जहां से ये अंदर गया था, फिर यहाँ पे था सेल जिसके साथ फ्यूज हुआ था। अब ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ओवरी पोर्शन, यही है जो फ्रूट में हम खाते हैं, है ना। वो जो पल्प होता है, भाई मैंगो सबने खाया है, वाटरमेलन सबने खाया है, तो उसका जो एडिबल पोर्शन है वो है क्या, वो है ओवरी। ओवरी एनलार्ज होती है, मैच्योर हो जाती है और बना लेती है फ्रूट। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एंड नाउ वी मूव ऑन टू how does organism reproduce when we talk about human beings। जब हम human beings की बात करते हैं तो कैसे fertilization हो रहा है, वो समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हमें पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको पढ़ने के लिए पहला पार्ट जो आता है वो है टेस्टिस। वो क्या है, टेस्टिस। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, पहले डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे थ्योरी पे। अगर पिक्चर दिमाग में क्लियर है तो थ्योरी हो जाएगी बहुत आसान। अब क्या हुआ, यहां पर होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि वो हिस्सा जहां पर ब्लड फिल्टर होने के बाद किडनी से अनफिल्टर्ड जो मटीरियल है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है और बना लेता है यूरिन। तो यूरिन कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में, और कहां से आती है, ये जो 2 अलग से ट्यूब दिख रहे हैं ना, यहां से आती है, और इन ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर, देखो किडनी यहां है, किडनी दोनों तरफ है ना, लेफ्ट और राइट में भी। अब किडनी से ट्यूब निकल के आता है, किसमें, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जो कहलाता है क्या, जो कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो वेसल्स आई हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आए हैं जो यूरिन लेके आएंगे किडनी से, ये कहलाते हैं यूरेटर। तो यूरेटर हो गए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2 और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये 2 और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां आके जुड़े, ये कहलाते हैं क्या, वास डिफरेंस, या फिर कई बुक्स में डक्टस डिफरेंस भी इसको बोला जाता है। और डक्टस डिफरेंस क्यों बोला गया, इसीलिए क्योंकि ये है मात्र एक डक्ट। ये एक डक्ट है जो नीचे टेस्टिस में से लेकर आएगी स्पर्म। अभी नहीं समझ में आया, टेस्टिस जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि मेल गैमीट्स, मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो रहते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। और यहां टेस्टिस दोनों तरफ है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, 2 हिस्सों में है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये ह्यूमन बीइंग्स में मेल में होती है बॉडी से बाहर, एक स्किन के पाउच में, मतलब स्किन की एक थैली में बॉडी से बाहर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जो मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। मतलब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को टू प्रोड्यूस दी स्पर्म, इसीलिए उसको हमने बॉडी से बाहर रखा। और यही एक रीजन है जो मेल्स, ध्यान से सुनना, जो मेल्स बहुत ज्यादा लैपटॉप यूज करते हैं अपने लैब पे रख के, उनमें मैक्सिमम, ये स्टडी बोलती है मैं नहीं, उनमें मैक्सिमम टाइम
क्या पाया जाता है? इनफर्टिलिटी इश्यूज, क्योंकि वो अपने लैब पर रख रहे हैं लैपटॉप, उसको यूज करने के लिए लैपटॉप से रिलीज हो रही है हीट, और हीट रिलीज होगी और स्पर्म्स जो है वो स्कॉटम में, टेस्टिस में, स्कॉटम के अंदर है, बॉडी से बाहर। अब हीट बार बार जा रही है, ये डेली रूटीन है, रोज लैपटॉप यूज कर रहे हैं, रोज लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इससे हो जाते हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज। ठीक है, अब इतनी बात समझ में, इससे हमें ये याद रहेगा, हमसे क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि भाई टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर स्कॉटम में, स्कॉटल सैक में क्यों होते हैं? ठीक है, उसका ये आंसर है इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए वो बॉडी से बाहर। इसके बाद इसके पास होता है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का मात्र एक काम होता है टेस्टिस में से स्पर्म ले जा करके वास डिफरेंस को देना। वास डिफरेंस का काम क्या है? ये स्पर्म्स ले जा करके एक कॉमन ट्रैक्ट में देना, जिससे ये स्पर्म्स बॉडी के बाहर जा सके। उसके बाद इसके पास होता है दो और चीजें, और वो दो और चीजें हैं सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड सुनते ही हमें क्या याद रखना है? सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड वहां प्रेजेंट हैं किस चीज के लिए, किस काम के लिए? टू प्रोड्यूस द फ्लूइड, टू प्रोड्यूस द फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं सीमेन, फॉर द स्पर्म्स टू मूव आउट ऑफ द बॉडी। वो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो स्पर्म्स और वो मीडियम बॉडी के बाहर आ सके, टू लेट इट गो इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वहां कौन से पार्ट में, वजाइना में, वो हम आगे देखेंगे। और क्या होता है, यहां से आए स्पर्म्स, ठीक, यहां से मिला सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड, यहां से मिला प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, और ये सब मिल करके सिंगल ओपनिंग से बाहर आ जाएंगे। कहां से बाहर आएंगे? देयर विल बी अ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर ऑर्गन, और वो मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है पीनस, जिसमें होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और मेल्स में होती है कॉमन ओपनिंग, किसके लिए? देख रहे हो यूरिनरी पैसेज भी वहीं से आ रहा है और स्पर्म्स भी वहीं से आ रहे हैं। तो मेल्स में इसीलिए होती है, क्या होती है? एक सिंगल ट्रैक्ट, सिंगल रास्ता, सिंगल पैसेज। मैं आगे वाली स्लाइड में अभी पूरा बताऊंगी जब ये फिर से पढ़ाऊंगी, अभी हम सिर्फ डायग्राम को रिव्यू कर रहे हैं। तो सिंगल रास्ता जो क्या करता है? जो करता है पैसेज का काम फॉर दी स्पर्म्स एज वेल एज फॉर दी यूरिन। इसको बोलते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द डायग्राम। और टेक्स्ट देखें भाई, क्या क्या पढ़ना है। पेयर ऑफ टेस्टिस लाइज इन स्कॉटम, बिल्कुल स्कॉटम में रह रहा है। अभी देख के स्कॉटम क्या है? एक स्किन का बैग है जिसमें रहेगा टेस्टिस। स्कॉटम इज सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देखो अभी मैंने बताया था ना, यही बात बता रही थी। तो ये बॉडी के बाहर क्यों होता है? टू मेंटेन ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो दी बॉडी टेम्परेचर। अभी बताया मैंने 37 डिग्री से कम में, नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन, जिसकी जरूरत है, जो बहुत नेसेसरी है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। मेल कैरेक्टर्स यूजुअली इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। काम यही है टेस्टोस्टेरॉन का, टू प्रोड्यूस द मेल कैरेक्टर्स, और इसीलिए हम बोलते हैं मेल हार्मोन। नेक्स्ट इज वास डिफरेंस। अभी मैंने बताया डक्टस डिफरेंसेस या वास डिफरेंस, और वो क्या है? वास डिफरेंस इज द ट्यूब व्हिच कैरीज स्पर्म टू सेमाइनल वेसाइकल। जो क्या करेगा? स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर जाएगा सेमाइनल वेसाइकल के पास। सेमाइनल वेसाइकल क्या करेगा वो हम आगे देखते हैं। सेमाइनल वेसाइकल, सेक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड्स अप टू मेक द सीमेन। देखो टेस्टिस से स्पर्म आए वास डिफरेंस के थ्रू सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल ने क्या किया? सेमाइनल वेसाइकल ने एक मीडियम प्रोवाइड किया, फ्लूइड प्रोवाइड किया, और वो फ्लूइड मिला स्पर्म्स के साथ फॉर इट टू इजैकुलेट और मूव आउट ऑफ द बॉडी। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज पीनस। पीनस जो होता है वो क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मसल का ऑर्गन। अभी मैंने बताया था मसल्स का बना है। कौन सी मसल्स हैं? इसके मसल्स के पास है इरेक्टाइल टिश्यू, जो क्या करते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू क्या काम करते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पीनस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
कॉप्युलेशन, और विच सर्व्स एज द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जहां से गैमीट्स भी आने हैं और यूरिन पैसेज भी होना है। और ये एक रीजन मैं यहां बताती हूं, आपने अक्सर सुना होगा कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआईज होते हैं, आपने जितनी बार भी सुना होगा, महिलाओं में यानी कि वुमेन्स में सुना होगा, मेल्स में नहीं सुना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि ये जो पैसेज है ये इतना लंबा है कि जब तक इन्फेक्शन पहुंचेगा, इन्फेक्शन शुरू होगा, तो वो धीरे धीरे जब नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो वो इतनी दूर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। पहले ही ये बॉडी आपको बताने लगेगी कि मुझे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कोई इचिंग हो रही है, और इसी वजह से ये ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती हैं इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि इनमें जो पैसेज है वो लेंदी है, पैसेज जो है वो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, इसीलिए इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और नेक्स्ट थिंग अबाउट पीनस इज दैट द यूरेथ्रा वर्क्स एज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। ये भी मैंने आपको अभी बताया दैट इट इज द जेनिटो यूरिनरी फंक्शन। Then अब हमने किसको कंप्लीट कर लिया है? वी आर डन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैडम ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे काम करने वाला है। आइए देखते हैं वो काम क्या है। यूटेरस जो है पहला हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको पढ़ने के लिए हम वापस से डायग्राम के पास जाएंगे, और ये बहुत ही क्लियर डायग्राम है यहां हमारे सामने। इसमें हम देखते हैं क्या, देखो ओवरीज जो है वो दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो एक ओवरी ये हो गई, एक ओवरी ये हो गई। ओवरी यहां सिचुएटेड है, ठीक है, ओवरी यहां सिचुएटेड है, इसके पास इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पकड़े हुए हैं ओवरी को, और ये इससे एक ट्यूब निकल के आ रही है, और वो ट्यूब क्या है? फेलोपियन ट्यूब। देखो यहां पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, मैंने बताया था नहीं ऐसे पकड़े हुए हैं ओवरी को, दैट इज द फिम्ब्रे। और फिर ये एक ट्यूब निकल के आ रही है जो है फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये पियर शेप्ड ऑर्गन है यूटेरस, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक ये मात्र ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इतना समझ में आया? इसके बाद जो एंडिंग होती है, यूटेरस जो है वो कहां पे खत्म हो रहा है? सर्विक्स पे, और उसके नीचे होता है वजाइना। अब हम इसका काम देखेंगे, क्या क्या काम है। यूटेरस एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, पूरी तरह मसल्स का बना हुआ है, और इसके पास यहां पर ये अलग से देख रहे हो एक बल्ज्ड आउट लाइनिंग दिख रही है। ये बल्ज्ड आउट लाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण काम करती है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और कहलाती है एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर और मेट्रियम मतलब लाइनिंग, यूटेरस के अंदर की लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम। अब एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड हेयर, जब फ्यूजन हो जाता है, अपन ने देखा था जाइगोट बना था फिर एम्ब्रियो बना था, अब वो जो एम्ब्रियो है वो यहीं पे इम्प्लांट होता है। मतलब इम्प्लांट का मतलब होता है बॉडी में अगर किसी भी हिस्से में अपन बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट करना मतलब कोई फॉरेन बॉडी को बॉडी में डालना, तो भाई ये फॉरेन बॉडी मैडम है नहीं, ये तो हमारी बॉडी में ही सेल बन रहा था, लेकिन वो एक अलग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो फॉरेन बॉडी कहलाएगा, और उसे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, सो द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड ओवर ईयर। 9 महीने तक ये एम्ब्रियो जो है वो यही रह के एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। सोचो, वो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, वो सारा काम यहां हो रहा है, और वो 2 सेल का स्ट्रक्चर जाइगोट यहीं जाकर के बनेगा, क्या? पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट थिंग इज वॉल ऑफ यूटेरस प्रोवाइड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग फीटस। छोटे बच्चों को कभी देखा है सुलाते हैं, या छोटे छोटे जो पेट्स होते हैं जब उनको पहली बार सुलाते हैं तो क्या करते हैं? उनके आसपास रख देते हैं कुशनिंग, उनके आसपास कुशनिंग रख देते हैं। बस यही कुशनिंग का काम एंडोमेट्रियम करने वाली है। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर यूटेरस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा अभी, क्या कर रहा है फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम ईच साइड एट द टॉप ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के ऊपर दोनों साइड से एक ट्यूब आ रहा है, और वो ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब एंड्स इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। मैंने अभी बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो क्या है? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक फिम्ब्रे।
फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैंने इतनी बार बोल दिया है, याद हो गया होगा, ऐसे मुंह जबानी रट जाएगा। रटने का मतलब जैसे ही सुनोगे फर्टिलाइजेशन मैं बताऊंगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यहां होता है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है और फ्यूजन हो जाता है गैमीट्स का। और फ्यूजन होने के बाद ये जो फ्यूज्ड हुआ जाइगोट है ये यहां आ जाएगा और यहां इम्प्लांट हो जाएगा और 9 मंथ्स के लिए ये यही इम्प्लांट होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा। और मुझे एक बात इंपॉर्टेंट बतानी है फेलोपियन ट्यूब के बारे में, वो क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, अगर ये ट्यूब ये है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो कहलाते हैं सीलिया। जो क्या कहलाते हैं? सीलिया। सीलिया जो क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया? सीलिया इज यूज्ड टू पुश। अब देखो ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया, ये क्या करेंगे? फर्टिलाइज्ड ओवम है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो है जब फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद पुश करेंगे इस एक्शन में किसकी तरफ? यूटेरस की तरफ। ठीक है, सो यहां पर अगर ये फर्टिलाइज्ड एग है तो इसको ये पुश करेंगे और लेके जाएंगे यहां, कहां पर? यूटेरस में, जहां वो इम्प्लांट होगा और आगे जाके ग्रो होगा। इतनी बात खत्म हुई किसके बारे में? फेलोपियन ट्यूब के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ओवरी। ओवरी जो है दे आर 2 ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एंड दे प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट जो कहलाता है ओवम गैमीट, यानी कि सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म। तो फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी में। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये ओवम कब प्रोड्यूस होता है? ओवम एक फीमेल बॉडी में तब प्रोड्यूस हो जाता है जब वो फीमेल खुद वूम में थी, खुद यूटेरस में थी। द ओवम और द फीमेल गैमीट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इवन बिफोर द फीमेल टेक्स बर्थ। उसके पहले से ओवम प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, और फिर मैच्योर होके हर बार इन द ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन डेज, हर बार एक ओवरी में से एक ओवम प्रोड्यूस होगा, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। इस तरीके से पार्शियली एक ओवरी जो है वो हर बार एक ओवम प्रोड्यूस करती है। वन एग मैच्योर्स इन ईच ओव्यूलेशन साइकिल एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ये ओव्यूलेशन साइकिल क्यों बोला गया है? जब एग मैच्योर होके ओवरी से बाहर आ रहा है तो वो बार बार हो रहा है। अपन साइकिल किसी चीज को कब बोलते हैं? ये ए था, यहां से चालू हुआ, वापस यहां पहुंचा, तो ये ए सिचुएशन हमेशा आती है, इसीलिए ये है साइकिल। एक बार यहां से ए सिचुएशन बनेगी, एक बार यहां से बनेगी, फिर एक बार यहां से बनेगी, फिर एक बार यहां से बनेगी। इस तरीके से ये साइकिल चलता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन यानी मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज ओव्यूलेशन। Yes, okay, so the next thing about the female reproductive system is vagina. Vagina पढ़ने से पहले हम देखेंगे cervix. सर्विक्स मैंने बताया था, ये वाला पोर्शन यहां दिख रहा है डायग्राम में। सर्विक्स जो है इट इज द माउथ ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का ओपनिंग है बाहर, आउटसाइड द बॉडी। जब ओपनिंग अपन देखेंगे तो वो कहां से है? सर्विक्स के थ्रू इट ओपन्स इनटू द वजाइना और जा करके यूटेरस को किस में खोल देता है? वजाइना में। ठीक, वजाइना क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है, मसल का बना हुआ। ट्यूब क्यों बोला है अपन? किसी चीज को ट्यूब क्यों बोलते हैं? जब वो अंदर से हॉलो हो, मतलब कोई ओपनिंग हो उसमें, तो ये है हॉलो ट्यूब लाइक ऑर्गन विच सर्व्स एज द पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल और पैसेज ऑफ स्पर्म को समझो, मैंने बताया था इरेक्टाइल टिश्यू इन मेल्स, पीनस में, थ्रू देयर द स्पर्म्स आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, और पहली बार वो कहां आएंगे? वो आएंगे वजाइना में। दैट इज द एंट्री ऑफ द स्पर्म। और बर्थ कैनाल क्यों बोला गया है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डेवलप्ड इनसाइड द यूटेरस, जो ऑर्गेनिज्म यूटेरस के अंदर डेवलप हुआ है, जब वो बाहर आता है फीमेल बॉडी से तो वो वजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। इसीलिए वजाइना को कहते हैं कि भाई आप हो बर्थ कैनाल। Okay, and then that's it. That is all for the reproductive system. अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी की।
प्यूबर्टी के लिए मैं आपके लिए लाई हूं बहुत प्यारा क्यूट सा पिक्चर, जहां पे ये छोटा बेबी एक किड है जो क्या कर रहा है, जो देख रहा है कि भाई अगर मैं शेविंग कर लेता हूं तो क्या मेरी बियर्ड आएगी, पर उसे नहीं पता है बियर्ड प्यूबर्टी तक नहीं आएगी बच्चे। तो डिस्टिंक्ट फेज जो होता है इन लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ साइकिल में, अब देखो हमेशा अगर आप छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग आदमी तक को देखोगे तो क्या होगा, पहले जो बच्चे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पहले उनमें टीथ नहीं रहते, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो पहले प्राइमरी टीथ आते हैं, वो एक फेज है, प्राइमरी टीथ आ करके फिर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टीथ, वहां एक मैच्योरिटी फेज है। उसके बाद एक फेज आता है प्यूबर्टी, जहां क्या होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हाइट चेंज होती है, वॉइस चेंज होता है, ठीक है, और भी सर्टेन हेयर्स स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू द सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी। ये सारे चेंजेस होते हैं कब, एक अलग ड्यूरेशन में, एंड दैट इज द प्यूबर्टी। सो इट मार्क्स द डिस्टिंक्ट, यानी कि एक अलग तरीके का फेज in the life cycle of humans which marks the onset and attainment of sexual maturity। और इस puberty से sexual maturity आ रही है। sexual maturity का क्या मतलब है, that this puberty will cause changes and these changes are going to help you in the reproductive phase of life। जो changes body में इस phase में आ रहे हैं ना, puberty के phase में, वो जो changes हैं वो help करेंगे आपको reproductive phase में, इसीलिए हम बोलते हैं sexual maturity, वो characters वहां use होंगे। this period is called puberty। और फीमेल्स में थोड़ा जल्दी समझदारी आ जाती है और मेल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। फीमेल्स में इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 to 11 years एंड इट एंड्स एट द एज ऑफ 18 years, जहां मेल्स में इट starts in 12 to 13 years and it ends in 19 years। पर मैं एक बात यहां बताना चाहती हूं, जितनी भी ये वैल्यूज होती है ना बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर आज नापा था तो 120/80 नहीं आया था, ज्यादा आया था, तो मतलब कि आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। अरे भैया, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं और हर बॉडी एक से दूसरे से अलग है, और अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा होती है, एक एवरेज लिमिट। ये जो हमको बोला जाता है ना, ये ईयर्स इतने हैं, ब्लड प्रेशर उतना है, हार्ट बीट 72 है, ये सब क्या है, ये किसने बताया कि इतनी होनी चाहिए, ये एक एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू कैसे निकली, मैंने 100 लोगों को देखा, 100 का मैंने डेटा नोट किया, उसमें से जो मैक्सिमम था वो मैंने एवरेज निकाल लिया। तो ये जो एवरेज तरीका है, इसी तरीके से ये एज निकली है। तो जब हमसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो लिखनी तो हमें यही है, पर एक्चुअली में ये 1 आध 2 साल 6 महीने कम ज्यादा हो सकती है। एंड देन देयर आर द चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या हैं, तो बॉयज में कुछ और चेंजेस हैं और गर्ल्स में कुछ और चेंजेस हैं। बॉयज में क्या होता है, हाइट सडनली ग्रो हो जाती है, सब लंबे लंबे लड़के स्कूल की असेंबली में कहाँ खड़े होते हैं, रो में सबसे पीछे, और वहां खड़े होके क्या कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। ऐसा मैंने सुना क्या, अच्छा नहीं, ओके। अब हाइट बढ़ जाती है, लेकिन हाइट एक कॉमन फैक्टर है जो फीमेल में भी बढ़ेगी, मेल में भी बढ़ेगी। बट व्हाट द नेक्स्ट थिंग, जो किस चीज में हेल्प करने वाले हैं, प्यूबर्टी वाले चेंजेस हेल्प करने वाले हैं हमको काय में, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है ना, रिप्रोडक्टिव फेज में हम जो भी सिचुएशन, जो भी काम करेंगे वहां पे, तो वहां हमें ये कैरेक्टर्स यूज होने वाले हैं। तो ये जो अब एक क्वेश्चन, अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगी, एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि अगर हाइट बढ़ रही है मेल्स में तो वो सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा, या नॉर्मल कैरेक्टर में आएगा। तो हाइट बढ़ना नॉर्मल कैरेक्टर है क्योंकि वो मेल में भी हो रहा है और फीमेल में भी हो रहा है। लेकिन ये जो शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर है मेल्स का, जो किसकी वजह से हुआ, अपन टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन पढ़ के आए ना, मेल हार्मोन, ये सब वही करा रहे हैं। हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन फेस, अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन फेस पे। ये अब एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सक्लूसिव फीचर, वन एंड ओनली पाया जाने वाला कि भाई फेशियल हेयर्स तो उसको ही हो रहे हैं, है ना, बियर्ड तो वहीं आने वाली थी, अभी अपन ने पिक्चर देखी थी। दैट इज ऑल अबाउट द मेल चेंजेस। एंड व्हाट हैपेंस इन द फीमेल चेंजेस, फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, तो पहला है वॉइस बिकम्स थिन, जो आवाज है वो पतली और श्रिल हो जाती है।
and the shoulders and hip become rounded. Body posture change होता है, shoulders और hip का जो portion है वो rounded curvy हो जाता है, and the breast get enlarged, breast enlargement होता है, और hair यहाँ भी grow होंगे armpit पे और pubic region पे. That is all about the changes in boys and girls during the age of puberty. फिर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की. मेंस्ट्रुएशन पे भी पूरा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का. MCQs भी बनते हैं 1 मार्क्स के. 1 लाइनर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं. बताऊंगी कहां बनते हैं. मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? हर ओव्यूलेशन साइकिल, अभी मैंने पढ़ाया ओव्यूलेशन साइकिल, जब यूटरस प्रिपेयर करता है इटसेल्फ फॉर एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल प्रेगनेंसी. यूटरस अपने आप को एंडोमेट्रियम बना के बढ़िया वहां पे कुशनिंग लगा करके ब्लड वेसल्स वगैरह तैयार रखता है कि भाई फ्यूज्ड एग आएगा और यहां जाइगोट रहेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बनेगा. अब ये तैयारी हमेशा चल रही है, हर बार चल रही है. और जब ऐसा नहीं होता, मतलब जब फ्यूज्ड गैमीट नहीं आता, तो क्या होता है? तो ये भाई इसके अरमान सब चूर चूर. अब हुआ क्या कि वो जो एग था वो भी टूट जाएगा और जो वॉल थी वो भी टूट जाएगी, जो ब्लड वेसल्स उससे जुड़ी थी वो भी टूट जाएगी. अब ये सब टूट के कचरा कहां जाने वाला है? ये सब टूट के इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल इन द फॉर्म ऑफ द ब्लीडिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन. एंड बिकॉज इट इज हैपनिंग इन एवरी सर्टेन सेट ऑफ डेज, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है. And read it again. When the egg is not fertilized, it gets disintegrated along with uterine lining. Fragments of disintegrated tissue are shed along with the blood. जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ और डिसइंटीग्रेट हो गया along with the uterine lining, तो उसके टुकड़े यानी कि फ्रेगमेंट्स, खराब हुए एग की, मतलब डिसइंटीग्रेटेड एग के जो फ्रेगमेंट्स हैं, हिस्से हैं, वो टिश्यू बाहर आ जाता है एंड इट शेड्स अलोंग विद द ब्लड के साथ शेड हो जाता है. अब ये तो जो था ना, ये था अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन. 1 मार्क का क्वेश्चन या MCQ जो बनेगा वो क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो. पहली बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो कहलाता है मेनार्क, और आखिरी बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो कहलाता है मीनोपॉज. मीनोपॉज होता है अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स ऑफ एज में फीमेल के अंदर. जब हम क्या बोलते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज अभी खत्म, अब जब एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दैट इज ऑल अबाउट मेनोपॉज एंड द मेनार्क. इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेनी एस्पेक्ट. पहला एस्पेक्ट जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? क्या जरूरत है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी की? देयर इज अ सर्टेन सेट, अ रूल, अ प्रोटोकॉल, जहां तक हम एक फैमिली प्लानिंग करके उसे एक्सटेंड कर सकते हैं टू नॉट इंक्रीज द पॉपुलेशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसके कुछ सर्टेन सेट ऑफ तरीके हैं, है ना, कुछ तरीके हैं जिससे ये काम होता है. एक है बैरियर मेथड, फिर है केमिकल मेथड, और तीसरा है सर्जिकल मेथड. बैरियर मेथड में क्या होता है? बैरियर मेथड में हम एक बैरियर लगा देते हैं. रोड पे जाते हैं तो वो बैरियर नहीं लगे रहते हैं रास्ता अलग करने के लिए, ऐसे ही हम बैरियर लगा देते हैं रास्ता अलग करने के लिए, ताकि रास्ता किसका अलग होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, so that they do not fuse, and if they will not fuse there will be no fertilization, no formation of zygote, no embryo, no organism. That's it. There will be prevention of प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड, मतलब हम वहां कुछ केमिकल ऐसा ला दें जिससे स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाए या फ्यूजन ना हो, तो वो है केमिकल मेथड, और वो होता है ड्रग्स की मदद से इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, दवाइयों के फॉर्म में, और उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. सर्जिकल मेथड, मतलब हमें कुछ सर्जरी करनी है, और वो सर्जरी हम क्या कर सकते हैं? फीमेल में फेलोपियन ट्यूब का रास्ता बंद कर दो. फेलोपियन ट्यूब का रास्ता बंद कर दोगे तो ओवम जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, विच इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी. और वैसेक्टोमी, वहां पर जो वास डिफरेंस थे, जो कहां से लेके आ रहे थे? टेस्टिस में से लेकर आ रहे थे स्पर्म, उस वास डिफरेंस को बंद कर दो रास्ता. कैसे बंद करते हैं? इसमें हम इस पे एक कट लगाते हैं
और नॉट बांध देते हैं। ये तो ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है ना, तो ट्यूब में हम नॉट बांध देते हैं ताकि भाई बाहर ये रास्ता बंद हो जाए। अब बंद हो गया तो ओवम आया नहीं, ओवम नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिनको हम बोलते हैं STDs, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो यू विल बी थैंकफुल लेटर, क्योंकि यहां क्या बात याद रखना जरूरी है वो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं वो बैक्टीरियल भी होती हैं और वायरल भी होती हैं। बैक्टीरियल मतलब कॉजेटिव एजेंट, कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। और वायरस, तो बैक्टीरिया से जब सेक्सुअल डिसीजेस हो रही है सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान वो कहलाती है गोनोरिया या सिफिलिस, और वायरल डिसीज जो है वो कहलाती है HIV एड्स। इतनी बात हमें समझ में आई, इतना हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। दिस वाज द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. Until then, keep revising, watch the videos, let me know with your comments what was your experience, how did you like it, and the last but not the least, the most important thing of the day, that is the Magnet Brains. We are going to provide you the free education platform where we are providing 100% पूरी तरह free education from kindergarten to 12, छोटे बच्चों से बड़े बच्चों के लिए, जिसमें आपको करना है हमारी एक मदद। वो क्या है? हमें मिल करके बनाना है एक एजुकेशन क्वालिटी प्लेटफॉर्म, और आपको करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो करेंगे शेयर, भाई आप भी पढ़ो हम भी पढ़ें, एंड लेट देयर बी एन एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।